हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायक जीएस क्लासेस। मैं हूं रूपेंद्र नायक और आज की इस क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो पिछली क्लास थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। बोर्ड पर आप एक मैप देख रहे होंगे। इस मैप में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके महत्वपूर्ण नगरों की स्थिति को आप देख सकते हैं। आज इसी के माध्यम से हम नगरों को जानेंगे, ठीक है, कि क्या क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसके उत्खनन का नेतृत्व किया गया, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान में। अवशेष क्या प्राप्त हुए हैं हमको? यहाँ से हमको एक कब्रिस्तान मिला है। इस कब्रिस्तान का नाम रख दिया गया है R37। ताबूत भी मिला है लकड़ी का, जो देवदार वृक्ष से बना हुआ है, ठीक है। एक महिला की, स्त्री की उल्टी मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, ऐसा दिख रहा है उसमें, ठीक है। ये महत्वपूर्ण अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं हड़प्पीय सभ्यता से, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण और नगर की, जो है मोहनजोदाड़ो। 1922 में राखालदास बनर्जी ने इसका उत्खनन करवाया। मोहनजोदाड़ो ये भी सिंध नदी के तट पर है, पाकिस्तान में है। और महत्वपूर्ण जो अवशेष प्राप्त हुए यहाँ से, हमें विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार मिले हैं, पुजारी का सिर मिला है, सूती के कपड़े मिले हैं। यहाँ का नगर नियोजन बहुत बढ़िया था। समकोण में कटे हुए सड़क थे, पक्की नालियाँ थीं, वो ढके हुए थे, ठीक है। ये सब चीज़ें हमको अवशेष में प्राप्त हुई हैं मोहनजोदाड़ो से। अब हम बात करते हैं चन्हूदड़ो की, जो सिंध नदी के किनारे पे है। किसने खोजा था? 1931 में इसको खोजा था आपका गोपाल मजुमदार ने, ठीक है। ये भी पाकिस्तान में है, सिंध नदी के किनारे चन्हूदड़ो। महत्वपूर्ण जो अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से, वो है हमको मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, हड्डियों से सामान बनाने के कारखाने मिले हैं, चूड़ी बनाने के कारखाने मिले हैं हमको, सौंदर्य प्रसाधन प्रसंस्करण केंद्र भी मिले हैं, क्योंकि खुदाई में सौंदर्य प्रसाधन प्रसंस्करण के बहुत सारे अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। इस नगर में दुर्ग का अभाव था, ठीक है। वर्गाकार ईंट का जो प्रयोग हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, वो हम इसी नगर में देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के। ये हमको अवशेष प्राप्त होते हैं चन्हूदड़ो से। अब हम बात करते हैं कोटदीजी की। कोटदीजी कहाँ पे है ये? ये भी सिंध नदी के किनारे में है, सिंधु नदी के किनारे में है, पाकिस्तान में है। किसने खोजा तो इसको? 1953 में कोटदीजी को माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, फजल अहमद के द्वारा इसको खोजा गया है, ठीक है, 1953 में। कोटदीजी से हमको क्या मिला है? जो पत्थरों के औजार मिले हमको, ये महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं कोटदीजी से। कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे पे है। कहाँ? गंगानगर, राजस्थान में। किसने खोजा? किसने उत्खनन किया? ए घोष के द्वारा। कब? 1953 में। क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है जुते हुए खेत, मिश्रित कृषि, दो फसल को एक साथ बोया गया है, इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। मृतभांडों पर चित्रकारी, युग्म समाधान, अग्निकुंड, हवन कुंड, मकानों को कच्ची ईंटों से बनाना, ऐसे अवशेष हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। अब हम बात करते हैं रंगपुर की। रंगपुर की खोज की थी माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में, मादर नदी के किनारे, ठीक है। गुजरात में मादर नदी के किनारे ये स्थित है रंगपुर। और जो महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ से मिले हैं वो हैं चावल की भूसी, यहीं से मिली है महत्वपूर्ण साक्ष्य, रंगपुर, ठीक है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। रोपड़ से हमको क्या मिला है? अब हो सकता है उस समय लोग कुत्ते पालते हों, वो पालतू जानवर रहा हो और उनका प्रिय रहा हो, तो कुत्तों को भी शौक के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य हमको मिले हैं। ये महत्वपूर्ण साक्ष्य है रोपड़ से। रोपड़ YD शर्मा 1953 में उत्खनन किया गया है इसका, उन्हीं के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोथल की। बहुत महत्वपूर्ण नगर था, बंदरगाह नगर था। नगर और दुर्ग चारों ओर से एक दीवार से ये बंद थे, मतलब घिरे हुए थे। नगर नियोजन बढ़िया था, अलग था। गलियों में मुख्य द्वार नहीं खुलता था, घर का मुख्य द्वार जो खुलता था वो मुख्य मार्ग में खुलता था, ठीक है। बतख की चित्रकारी हमको ज़्यादा मिलती है। लोथल किसने उत्खनन करवाया था इसका? SR राव ने 1957 में, ठीक है। SR राव के द्वारा 1957 में। कहाँ पे स्थित है ये? तो ये भी गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। बंदरगाह नगर है। फारस की मुहरें प्राप्त हुई, तो फारस से भी व्यापार होता था यहाँ पे, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था बंदरगाह के रूप में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण अवशेष यहाँ से हमको लोथल से प्राप्त हुए हैं।
अब हम बात करते हैं लोथल के बाद हम एक और महत्वपूर्ण जो जगह है वो है सुरकोटदा। सुरकोटदा 1972 में जगपति जोशी के द्वारा उत्खनन का इसका नेतृत्व किया गया। कच्छ में स्थित है, गुजरात के कच्छ में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो चीज़ क्या मिली यहाँ से हमको, घोड़े की हड्डी मिली है सुरकोटदा से। ठीक है, घोड़े की हड्डी, बैल की, और इसके अलावा जो चीज़ मिली है वो है दुर्ग के अंदर और दुर्ग के बाहर एक कॉम्प्लेक्स जैसा संरचना। अभी जो हम वर्तमान में दुकानों को कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, वैसे एक कॉम्प्लेक्स रूपी निर्माण देखने को हमको मिलता है। कहाँ पे? सुरकोटदा में। घोड़े की हड्डी के भी साक्ष्य मिले हैं। अब हम बात करते हैं बनवाली, RS वेस्ट 1973 में इसका उत्खनन कराया था उन्होंने। ठीक है, तो बनवाली में जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हमको क्या देखने को मिलते हैं? बनवाली में जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं वो देखने को मिलता है हमें अच्छे किस्म के जौ, ठीक है, नालियों के अवशेष, अच्छा जल निकासी का सिस्टम था, यहाँ पे तंत्र था। हमको देखने को मिलते हैं बैलगाड़ी के पहिए, बैलगाड़ी के जो पहिए हमको देखने को मिलते हैं, जो वर्तमान में हम बैलगाड़ी के पहियों के बीच जो दूरी देखते हैं वैसे ही उनके बीच की भी दूरी थी। हल खिलौने के रूप में हम देखते हैं। ये सब चीज़ें हम बनवाली में हम लोग देखते हैं, अवशेष के रूप में हमको उत्खनन में हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब हम धौलावीरा के बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण जगह है। क्यों महत्वपूर्ण है? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो है धौलावीरा। उसके बाद जो जगह है वो है राखीगढ़ी। ठीक है, धौलावीरा RS विष्ट में 1990 और 1991 में उनके नेतृत्व में इसका उत्खनन कराया गया था। कहाँ पे है? तो मनहर नदी के तट पे है। बनवाली कहाँ है? तो घग्घर नदी के तट पे है। कहाँ? हिसार, हरियाणा में। ठीक है, और ये जो है मनहर नदी के तट पे है। ठीक, और हम देखते हैं ये जो धौलावीरा का जो नगर था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, उच्च नगर, मध्यम नगर और निचला नगर। तो 3 प्रशासनिक क्षेत्र थे। इसको हमने इन नगरों के बारे में जान लिया है। अब हम इनके और आगे चीज़ों को देखते हैं, नगर नियोजन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए नगर नियोजन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हम इनके नगर नियोजन के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, नगर नियोजन को देखते हैं इनके। ओके, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन को देखते हैं, उनके नगरों को देखते हैं, तो एक उत्कृष्टता देखने को मिलती है। जब इन सभी अवशेषों को, स्मारकों को जब हम देखते हैं, एक ओवरऑल तरीके से जब हम देखते हैं, तो हमको एक विशेषज्ञता देखने को मिलती है। कैसे? निश्चित तौर पर ये एक विशेषज्ञों का समूह रहा होगा और ज्ञानियों का समूह रहा होगा, जिसमें ये निश्चित तौर पर इनका ज्ञान का स्तर ऊंचा रहा होगा, क्योंकि इन्होंने इस नगर को बसाने के पहले एक पूरा सर्वेक्षण किया होगा, एक नक्शा तैयार किया होगा। निश्चित तौर पर इसके लिए सटीक माप यंत्रों की ज़रूरत पड़ी होगी, जो उस समय पर उपलब्ध रही होगी। उन सब चीज़ों को देखते हुए एक हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इसके लिपि का तो ज्ञान हमको नहीं हो पाया, तो पूरी जानकारी नहीं है, उसे से हम पता करते हैं, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित तौर पर ये जो सभ्यता है एक उन्नत सभ्यता रही होगी और समकालीन सभ्यता से यही सब विशेषताएं उसको अलग बनाती होंगी। कौन कौन सी विशेषताएं? इन्होंने जो निजी भवन, सार्वजनिक भवन, रक्षा प्राचीर बनाए हैं, पक्की सड़कें बनाई हैं, समकोण में एक दूसरे को काटती हैं, नालियाँ बनाई हैं, ये सब चीज़ें एक सभ्य और एक उन्नत और वेल प्लान्ड सिटी को हमको डिनोट करता है। मतलब एक
अच्छे नगर के बारे में हमको बताता है। अब हम उनकी विशेषता को जानते हैं। कैसे विशेषता? इनकी जो सड़कें थी जो एक दूसरे पर समकोण से काटती हुई थी, और इन समकोण से काटती हुई सड़कों के किनारे पर ही मकान बने थे क्रमबद्ध तरीके से, और इन सड़कों के किनारों पे ही, ठीक है, समानांतर नालियाँ होती थी। ये नालियाँ, इन घरों से जो जल निकासी होता था वही मुख्य नालियों से ही इन मुख्य नालियों में हो जाता था। इस प्रकार देखें तो जल निकासी का जो सिस्टम था वो बहुत दुरुस्त था। लोगों के घर में अवशेषों में प्राप्त हुए कुएँ हैं, अधिकांश घरों में कुएँ प्राप्त हुए हैं। सार्वजनिक कुएँ भी मिले हैं, निजी कुएँ भी मिले हैं, स्नानागार भी मिले हैं, ठीक है, सार्वजनिक भी मिले हैं और निजी भी मिले हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, और सबका जल निकासी बहुत अच्छा था। ये सब मुख्य नालियों में ही जाकर मिलते थे इन सब का पानी, निकासी का जो पानी है। इस प्रकार हम देखते हैं हड़प्पाई सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साफ़ सफाई पसंद थे, जो उन्हें अन्य सभ्यताओं से अलग बनाती है तात्कालीन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो नालियाँ थी ये जो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। अब ईंटों के बारे में बात करते हैं, मोहनजोदाड़ो से सबसे बड़ी ईंटें हमको मिली हैं। मोहनजोदाड़ो से कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है सबसे बड़ी ईंट, ठीक है। पक्की ईंटों से बनी होती है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ढके होते थे, ठीक है, ये नालियाँ। और सड़कों का क्या, ये समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। रक्षा प्राचीर थे, नगर में दुर्ग बनाए गए थे, यही सब विशेषताएँ इनको सबको अलग करती थी। इसके अलावा स्नानागार थे, विशाल अन्नागार थे, विशाल अन्नागार थे। विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार थे, ठीक है। कैसे थे? अब अन्नागार के बारे में जानते हैं। ये लगभग जो पूर्व पश्चिम में पूर्व पश्चिम में 150 फीट ये लंबा था, और उत्तर दक्षिण में ये 75 फुट चौड़ा था, ठीक है, निश्चित तौर पर यही है। ये अन्नागार था और इसमें 27 प्रकोष्ठ बने हुए थे, इस पे अन्न रखा जाता था। 52 फुट लंबी दीवार थी जिसमें 12 समानांतर दीवारें थी, ठीक है। एक चबूतरा था उत्तर की दिशा में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो उत्तर की दिशा में एक चबूतरा था, बड़ा सा ये वाला, यहाँ पे एक चबूतरा था। यहाँ पे अन्न रखे जाते थे। यहाँ से जो कमरे बने हुए थे वहाँ से निकाल के भी, और जो बाहर से लाते थे उससे भी एक अन्न रखा जाता था। यहाँ चबूतरा था जो निश्चित तौर पर अन्न रखने के लिए था। अब हम बात करते हैं स्नानागार की। स्नानागार कैसा था? स्नानागार कैसा था? ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जो स्नानागार था वो उत्तर दक्षिण में 39 फुट लंबा था, ऐसे। ये 39 फुट लंबा था, और ये जो था वो 23 फुट था। पूर्व पश्चिमी लंबाई इसकी 23 फुट थी और 39 फुट लंबा था उत्तर दक्षिण में, ठीक है। पूर्व पश्चिम में इसकी 23 फुट थी, और ये लगभग 8 फीट गहरा था। मतलब उत्तर दक्षिण में 39 फुट लंबा, और फिर पूर्व पश्चिम में भी इसकी जो चौड़ाई थी वो 23 फुट थी और 8 फीट गहरा था, ठीक है। और इधर इसमें उत्तर और दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से और दक्षिण से इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी, सीढ़ियाँ, ठीक है, सीढ़ियाँ बनी हुई थी। और ये जो इसमें सीढ़ी थे ना, इनमें जो ईंट लगी हुई थी वो पक्की ईंट थी, और इसमें लकड़ी की पट्टियाँ लगी हुई थी, ठीक है। और इसका जो फर्श भी था ना, ठीक है, ये जो फर्श था इसका, ये भी पक्की ईंटों से बना हुआ था। ये भी पक्की ईंटों से बना हुआ था, और उत्तर से सीढ़ियाँ बनी हुई थी इधर,
हाँ ना, दक्षिण से भी सीढ़ियाँ बनी हुई थी, इधर भी दक्षिण से भी सीढ़ियाँ बनी हुई थी, और पश्चिम को छोड़कर इधर से ठीक है, उत्तर दक्षिण सीढ़ियाँ बनी थी, और इधर तीनों साइड पश्चिम को छोड़कर कमरे बने हुए थे। ये बड़े बड़े कमरे बने हुए थे, यहाँ पे बड़े बड़े कमरे बने हुए थे। कैसे कमरे थे? मजबूत कमरे थे, मोटी मोटी दीवारें थी इन कमरों की। निश्चित तौर पर यहाँ पे स्नान करके जब अपने वस्त्र दूसरे पहनने होते थे, वहाँ पे जाकर ये दूसरे वस्त्र पहनते थे, ठीक है। और एक पश्चिम की तरफ जो था ना, ये एक ढलान जैसा था, और यहाँ पे एक नाली बनी थी, लगभग 1 फुट 1 इंच चौड़ी और लगभग 7 फुट गहरी थी। नालियाँ बनी हुई थी, ठीक है। और इस स्नानागार में ना प्रवेश करने के 6 द्वार थे। निश्चित तौर पर 6 द्वार रहे होंगे, 2 इधर और 2 इधर, ठीक है। तो 6 द्वार थे, 6 द्वार प्रवेश करने के थे। तो ये था विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार के बारे में। मोहनजोदड़ो में स्थित था ये, ठीक है। ये नगर नियोजन थी। अब हम इसके लिपियों के बारे में बात करते हैं कि कैसी लिपि थी इसकी। अब जानते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता के लोगों ने ही लेखन कला का आविष्कार किया था, ठीक है। लिपि को देखते हैं अपन, कैसा लिपि था। अब हम देखते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता के लोगों ने ही लिपि को खोजा था। पहले सबसे पहले लिपि का आविष्कार किया था, मतलब लिखने का, लेखन कला का। 1853 को हमें पता चला, इसका सबसे पुराना नमूना मिला हड़प्पा सभ्यता का। 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आ गई। कितनी लिपि थे? 64 मूल चिन्ह थे इसमें, 64 मूल चिन्ह थे, 400 अक्षर थे, 64 मूल चिन्ह, 400 अक्षर थे, ठीक है। तो ये जो लिपि थी ना, वर्णात्मक नहीं थी। क्या नहीं थी? वर्णात्मक नहीं थी, ये थी भावचित्रात्मक। इसको पिक्टोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पिक्टोग्राफी लिपि, भावचित्रात्मक लिपि बोलते हैं। वर्णात्मक नहीं थी, ये भावचित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफी लिपि। ओके, तो एक और जो प्रणाली का पता चला है उसको बोलते हैं अपन ब्रूस्टोफेदन, ब्रूस्टोफेदन लिपि, ब्रूस्टोफेदन प्रणाली। इसमें क्या होता था? ये कालीबंगा से हमको मिला है। तो ये जो भावचित्रात्मक लिपि थी ना, इसमें मूलतः अक्षर थे। तो होता क्या था इसमें? दाईं से जो बाईं ओर लिखते थे इसको, भावचित्रात्मक लिपि में दाईं से बाईं ओर। तो ब्रूस्टोफेदन प्रणाली में क्या हुआ है, शुरुआत जरूर दाईं से बाईं ओर हुई है, लेकिन क्या हुआ है, फिर जब लाइन ख़त्म हुआ तो फिर से बाईं से दाईं ओर शुरू हो गया, फिर लाइन ख़त्म हुआ तो फिर से दाईं से बाईं ओर। इसको हम लोग ब्रूस्टोफेदन प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये लिपि थी जिसको हम लोग हड़प्पाई सभ्यता में देखते हैं, ठीक है। अधिकतर जो है हमको जो ज़्यादा अक्षर जो मिला है वो यू आकार का है, यही सबसे ज़्यादा मिला है। ओके, अब हम मापन पद्धति को देखते हैं। एक बार देख लीजिए, अब मापन पद्धति को देखते हैं, कैसा मापन पद्धति था। मापन पद्धति कैसा था उसको देखते हैं अपन। तो मापन पद्धति में क्या था कि जो मापन था वो सबसे पहले तो जो रैखिक है ना, रैखिक मापन का जो श्रेय जाता है वो यही हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जाता है। रैखिक मापन का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। जो भी मापन होता ना 16 के गुणक में होता था, 16 के गुणक में जो भी मापन होता 16 के गुणक। इसके अलावा हाथी दांत का स्केल मिला है अपने को, सीप का बाट मिला है, सीप का बाट, हाथी दांत का स्केल, ये सब मिला है हमको। जो हमको एक वर्गाकार मुद्रा भी मिली है। हाँ, निश्चित तौर पर धातु की मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन वर्गाकार मुद्रा मिली है। ये हो सकता है किसी दूसरे पदार्थ की बनी हो, लेकिन धातु की नहीं थी, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली स्थित थी, मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। लोग चीज़ के बदले चीज़ खरीदते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली ये अस्तित्व में थी।
ठीक है। तो ये मापन हम देखते हैं हड़प्पाई काल में कैसे मापन होता था। ओके, इसके पतन के कारण क्या क्या है। निश्चित तौर पर एक उन्नत सभ्यता थी। 2500 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी। 1750 ईसा पूर्व आते आते ये समाप्ति के कगार, मतलब अंतिम समय में ये पतोन्मुख रही है, पतन होते गए। इसके विभिन्न कारण हैं, विभिन्न विचारकों ने विभिन्न मत दिया है। कोई इसे प्राकृतिक आपदा मानते हैं तो कोई इसे मानवीय कारक मानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न पतन के कारण विचारकों ने अपने कैसे कैसे दिए हैं। जॉन मार्शल और SR राव बोलते हैं कि सिंध नदी में आई हुई बाढ़ के कारण और कि ही इसका पतन हो गया। ठीक है, सिंधु नदी अपना जो मार्ग है लगातार परिवर्तित करती रहती थी। जलवायु में परिवर्तन हुआ, बहुत अधिक वर्षा हुई इस क्षेत्र में और ये बाढ़ आई उसमें। ठीक है, वहीं पे वाल्टर फेयर सर्विस बोलते हैं कि पारिस्थितिकी ह्रास, जलवायु परिवर्तन के कारण ये क्षेत्र में अत्यधिक पेड़ों का कटाव भी हुआ होगा और ये क्षेत्र जो है मरुस्थल में परिवर्तन हो गया होगा, तो पारिस्थितिकी ह्रास हमको देखने को मिलेगा। MR साहनी बोलते हैं भूतात्विक परिवर्तन भूकंप के कारण भी हो सकता है, उथल पुथल मची हो। ठीक है, वहीं पे RL स्टाइन और AN घोष बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन के कारण भी एक मतलब मौसम में जैसा उस तरह का मतलब उन्नत सभ्यता के लिए जैसे बढ़िया वहाँ पे खेती रही होगी, जल जीवन के लिए अच्छा एक जलवायु रहा होगा, उसके उलट परिवर्तन हो गया होगा जलवायु और इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। ठीक है, KUR कनेडी बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, जैसे हमने बताया भूकंप वगैरह, बाढ़, सुनामी, जो भी। ठीक है, और आर्यों का आक्रमण, मार्टिन व्हीलर और गार्डन चाइल्ड बोलते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया इस क्षेत्र पर और इस सभ्यता पर समाप्त कर दिया और इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे हमको देखने के लिए मिलते हैं, मत जानने को मिलते हैं विभिन्न विचारकों से। लेकिन जो वाल्टर फेयर सर्विस है, ठीक है, वाल्टर फेयर सर्विस का पारिस्थितिकी ह्रास का कारण जो है सर्वमान्य है, इसी को सबसे ज़्यादा माना जाता है। फिर भी हमने इस लिपि को पढ़ा नहीं है और इसका ये तो अपना अपना मत है, पारिस्थितिकी ह्रास को ही सबसे ज़्यादा माना जाता है, लेकिन ये भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, केवल मत है। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता को हमने इन 2 क्लासों में पूरा कंप्लीट किया। सारी जानकारी को मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है और आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी और एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू।